क्या हाल चाल है बच्चे आपके? सब एकदम अच्छे हैं? हाँ बेटा, मैं एकदम अच्छा हूँ। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? हाँ सर, लास्ट क्लास में तो हमने रिवीजन किया था। और कहाँ तक काम कर लिया था सर? लास्ट एसेट एंड लाइबिलिटीज समझा था हमने। एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, और जर्नल एंट्रीज वगैरह हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब समझ लिया था। गुड्स की डेफिनेशन समझ ली थी। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स और समझने वाले हैं। और आज जो इम्पोर्टेंट टर्म हम समझने वाले हैं वो ऐसी टर्म्स हैं जो अभी तक जितनी टर्म समझी है उनसे ज्यादा यूज आती है। यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग आज समझेंगे। सर, हम क्या समझेंगे आज? आज बेटा हम लोग समझेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये दोनों टर्म आपके लिए नई है। डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो हम आज समझेंगे। बेटा एकदम आसान है इनको समझना। बस यहाँ पे कई कई बार स्टार्टिंग के अंदर बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ ये डेटर मानू इसको कि क्रेडिटर मानू। तो बेटा इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग एकदम ध्यान से समझना इसको, और आपको कोई कंफ्यूजन मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि बेटा एक तो तरीका होता है कि आप लोग इनको डेफिनेशंस को थ्योरी की तरह रीड करो। आपने टर्म्स का चैप्टर ओपन किया, उससे सारी टर्म्स पढ़ ली, याद कर ली। तो उस तरीके से फिर जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो वो एंट्रीज के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये डेटर है या क्रेडिटर है। तो बेटा मैं आपको वैसे टर्म्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एकदम दुकान पे बैठ करके आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, वैसे उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा बस आप लोग ध्यान देना। अभी कुछ टाइम के लिए बस एकदम फोकस कर देना यहाँ पे, तो डेटर क्रेडिटर का कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे। तो ये बेटा आपको पता है मेरा एक बिजनेस है। पढ़ाने के साथ साथ मैं एक काम भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। हाँ सर, हाँ आपने बताया था। तो बेटा ये मेरा बिजनेस है, आपको सब पता ही है। बिजनेस का नाम है मेरा नवीन बुक स्टोर। और यहाँ मैं पूरा स्टेशनरी का सब सामान सेल करता हूँ। पूरा स्टेशनरी का शॉप है ये मेरा नवीन बुक स्टोर। और बेटा आपको पता है कि बहुत सारे मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, जान पहचान वाले, वो आते हैं। कुछ एक मेरे जो है लिंक के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू भी कुछ बच्चे आते हैं जो बुक्स खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं। तो ये मेरे कुछ कस्टमर्स हैं। ये कस्टमर, ये मतलब आप लोग हो। ये मैं अपना माल किसको सेल करता हूँ? स्टूडेंट्स को सेल करता हूँ। ये आप लोग हो। ये बच्चा है, ये एक बच्चा है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। सर कितने कस्टमर है आपके पास? बेटा बहुत है, बहुत अनगिनत है। मुझको पता नहीं खुद को ही कितने कस्टमर है। सारों का नाम याद थोड़ी नहीं रहता है मेरे को। हाँ सर, हाँ वो बात तो सही है। तो बस फिर सर किसी का तो नाम याद रखते हो? हाँ याद रखता हूँ ना बेटा। कुछ नालायक हैं, वो सामान ले जाते हैं, पैसे देना याद ही नहीं आता उनको वापस, उनका नाम याद रखता हूँ। अच्छा सर, इसका मतलब आप जिसको उधार बेचते हो? हाँ बेटा हाँ, जिसको मैं उधार बेचता हूँ मैं उसी का नाम याद रखता हूँ। बाकी का मैं नाम शकल कुछ याद नहीं रखता। ये देखो ये। और अभी मैं बताऊंगा कि कौन पैसे दे के गया, कौन उधारी पे लेके चला गया। ये देखो ये बेटा इनके नाम, ये इनके मैंने बना दिए। ये मेरे कस्टमर्स हैं। सर नाम बता दो इनके। इनके बेटा नाम जान के क्या करोगे? चलो इनके नाम हम लोग रख देते हैं। ये मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी और ये ई। ठीक है। तो बेटा ये मैं नवीन बुक स्टोर, यहाँ पे मैं हूँ। सर आप कहाँ हो? मैं बेटा यहाँ हूँ, इसके अंदर बैठा हूँ यहाँ पे। ये मैं, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये मेरा दुकान है और सामान मैं बेचने के लिए हूँ। और मैं सामान जो बेचता हूँ तो मैं या तो मैं कैश में बेचता हूँ, और या मैं क्रेडिट पे बेचता हूँ। ठीक है। या तो मैं कैश में बेचता हूँ, नगद यानी हाथों हाथ पैसे, और कुछ ऐसे
कस्टमर आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जान पहचान वाले, उनसे फिर पैसे क्या मांगना, तो उनको मैं उधार पे भेज देता हूँ। तो दोनों ही तरह से मैं सेल करता हूँ, या तो कैश और क्रेडिट, मे बी कैश और मे बी ऑन क्रेडिट। तो अब बेटा देखना इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये सारे मेरे क्या है, ये सब है कस्टमर्स, ये सब कौन है, कस्टमर्स है जो मेरे से सामान खरीदते हैं स्टेशनरी का। अब इनमें से कुछ कस्टमर्स को तो मैं बेचता हूं कैश पे, यानी हाथों हाथ पैसे लिए, हाथों हाथ सामान दिया, बात बराबर। कुछ को मैं बेचता हूं उधार पे। अब क्वेश्चन ये कि सर आप सबका नाम याद रखते हो क्या? नहीं बेटा नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखता हूं जिनको मैंने उधार पे माल बेचा है, जिनके पैसे आना बाकी है। उन कस्टमर के तो नाम मैं याद रखता हूं, और जिन कस्टमर को मैंने नगद में बेचा है उनके नाम मैं याद नहीं रखता। तो सर फिर ये बताओ कैसे कैसे आपने किस किस को माल बेचा है? तो मैंने ये देखो बेटा, ये गुड्स बेचे हैं, ये मैं इसको गुड्स बेचे, मैंने इसको भी सेल किया, इसको भी सेल्स किया, इसको भी सेल्स किया, इसको भी सेल्स किया। सर ये 5 कस्टमर बेटा बहुत सारे, बहुत सारे, मैं कह रहा हूं ना मेरे को पता ही नहीं कितने हैं, मैं तो समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैंने कितने 5 कस्टमर लिए। अब बेटा ये देखना, ये जो है ये कस्टमर को मैंने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पे माल बेचा है 10,000 20,000 कोई भी अमाउंट का, तो इसका नाम मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, नाम पता ही नहीं। इसको मैंने क्रेडिट पे बेचा है, उधारी पे, ठीक है। इसको भी मैंने क्या क्रेडिट पे बेचा है, इसको फिर मैंने कैश पे बेच दिया, इसको मैंने क्या किया, क्रेडिट पे बेच दिया, ठीक है। हाँ सर हाँ, 3 लोगों को मैंने क्रेडिट पे बेचा है, उनके नाम मुझे याद होने चाहिए, इसका नाम याद होने की जरूरत नहीं। तो आपके कितने टोटल कस्टमर अभी कितने हैं? 5 कस्टमर है, 5 में से 3 कस्टमर को मैंने क्या बेचा है, क्रेडिट पे, ठीक है। अब मुझे बताना किन के नाम याद रखूंगा मैं, बी, सी और ई, इन 3 लोगों के नाम मुझे याद होने चाहिए, क्योंकि इन तीनों कस्टमर से मुझे पैसा अभी तक लेना बाकी है। इनको माल बेचा और पैसा हाथों हाथ ले लिया, लेकिन इन 3 कस्टमर से मुझे पैसा अभी तक आना बाकी है। मैंने इनको माल दे दिया, किस पे दिया, उधार पे दिया, इनकी तरफ से पैसा आना मुझे बाकी है। तो इन तीनों का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जिनको मैंने क्रेडिट पे सेल किया। कौन कौन है वो लोग? सर मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर ई। अब बेटा ये तीनों से मुझे पैसे लेने हैं, हाँ सर हाँ। तो इन तीनों को ही, जिनसे अपने को पैसे लेने होते हैं, उन कस्टमर्स को ही हम लोग कंबाइनली एक नाम बोलते हैं, वो नाम है डेटर्स। बी साइलेंट है बेटा, यहां पे बी है वो साइलेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डेटर्स। तो जिन कस्टमर्स को मैं उधार पे माल बेचता हूं या उधार पे अपनी सर्विसेज देता हूं, उन कस्टमर्स को बोलेंगे डेटर्स। आया समझ में? द पर्सन्स टू whom we sold goods or services on credit are known as our debtors। जिन लोगों से पैसा लेना है, जिनको हमने उधार पे माल बेच दिया, उन लोगों को हम बोलेंगे डेटर्स। पॉइंट इज क्लियर? हाँ सर हाँ, ये क्लियर हो गया। तो ये बेटा डेटर्स होते हैं जिनसे पैसे लेने हैं मुझे। और क्या कह रहा हूं, गुड्स और सर्विसेज, इनको जो है अच्छा सा एक और नाम इनको दिया जाता है एक्चुअल में, वो नाम है ट्रेड डेटर्स। क्या नाम है? ट्रेड डेटर्स। क्योंकि जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, जिनको हम गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, मेरा काम क्या है, गुड्स बेचना। अभी मान लो एक ब्यूटी पार्लर वाला है, तो वो बताना कस्टमर को गुड्स बेचता है क्या? नहीं सर, वो तो क्या करेगा, वो तो सर सर्विस दे रहा है। अभी मान लो रेलवे है, रेलवे क्या ट्रेन बेच देता है, गाड़ी के डब्बे बेच देता है? नहीं सर नहीं, रेलवे तो सर्विस देता है, तो वो सर्विस सेल कर रहा है। तो जो सर्विस सेल करते हैं या फिर जो गुड्स सेल करते हैं, तो जिन लोगों को उधार पे माल बेच दिया या उधार पे सर्विसेज दे दी, उनसे जब मुझे पैसा लेना है, तो उन लोगों को मैं किस नाम से रिकॉर्ड करता हूं? ट्रेड
डेटर्स, यानी ट्रेड डेटर्स से मुझे पैसे लेने हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एसेट्स। ये डेटर से मुझे क्या होगा, पैसे मिलने वाले हैं कभी ना कभी। सर इसने ई ने क्या बोला, ई ने बेटा मुझको बोला 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, सी ने मुझे क्या बोला 1 महीने बाद दे देगा, बी ने क्या बोला 3 महीने बाद देगा। तो ये इन सब से मुझे पैसे रिसीव होने हैं, तो रिसीव होने हैं इसलिए ये मेरी क्या है, एसेट्स है, पैसे आने हैं, बेनिफिट मिलना है मुझे। और सर ये कौन सी किस टाइप की एसेट है, हमने बात की थी करंट एंड नॉन करंट, दो तरह की एसेट्स हमने देखी थी। फिक्टिशियस एसेट हमने कहा था पेंडिंग कर लेते हैं, तो बेटा ये जो आपकी एसेट है वो कौन सी एसेट है, करंट एसेट्स। सर ये करंट एसेट्स क्यों है, क्योंकि बेटा इनसे मुझे पैसा विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ही कलेक्शन करना है, ये पैसा मुझे 1 साल के अंदर अंदर इनसे रिसीव हो जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, करंट एसेट्स बोलता हूं। तो बेटा क्लियर हुआ। सर अभी बेटा कुछ लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी मैं 2-3 टर्म और इसी से जो रिलेटेड है वो एक साथ ही समझाने वाला हूं, उसके बाद में अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप कोई टेंशन मतलब, सब टेंशन मेरा है, मैं इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखवा दूंगा। सर ये डेटर, ट्रेड डेटर्स क्या होते हैं बेटा, ट्रेड डेटर की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी आप तो समझने पे फोकस करो, आपको एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछने वाला कि डेटर क्या होता है, डेटर की डेफिनेशन बताओ, आपको इसका लॉजिकल, इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डेटर्स होता क्या है, माइंड में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बुक से टर्म्स रीड किया है, रट्टा मारा है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है कि ये अब जो डेटर्स की डेफिनेशन कई बार होता है कि बच्चा फर्स्ट डे आता है उसको डेटर क्रेडिटर सब डेफिनेशन एक साथ पढ़ा दिया जाता है, 50 डेफिनेशन एक साथ। अब 50 डेफिनेशन याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिकली जब समझ आएगा तब आपको अपने आप ही याद रहेगा। तो डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, अभी आप इस पे ध्यान दो। सर ये यानी कि कुल मिला के जिनसे मुझे पैसे लेने हैं उनको हम डेटर बोलते हैं, और जिन लोगों से मुझे गुड्स और सर्विसेज के बदले में पैसे लेने हैं उनको हम ट्रेड डेटर्स बोलते हैं। डेटर एक कॉमन वर्ड है, जनरल वर्ड है। डेटर का मतलब जिससे भी मुझे पैसे लेने हैं उसको मैं डेटर बोलूंगा, मेरी एसेट बोलूंगा डेटर। और जिनसे गुड्स और सर्विसेज के लिए पैसे लेने हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डेटर्स बोलते हैं। अब खाली डेटर्स बोल दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर बेटा, यहां चलो आगे चलते हैं। अब बेटा अब ये जो मैंने ये इनको तो मैं ये तो हटा देता हूं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, पैसे हाथों हाथ मिल गए, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। अब कितने बचे, 3। बी, अब मैं बी के पास कब जाऊंगा, जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा। मान लो बी ने कहा था 3 महीने बाद ले लेना, तो मैं बी के पास 3 महीने बाद जाता हूं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप 3 महीने बाद पैसे लेने के लिए जाते हो तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है कि मैं बी को जाके बोलूं कि भाई बी, मिस्टर बी, आपने रजिस्टर्स वगैरह स्टेशनरी का सामान खरीदा था तो उसके पैसे दे दो। तो बी कहता है कि कौन, आप कौन। बी मेरे को भूल गया बेटा, मैंने उसको पढ़ाया है, मैंने उसको सामान बेचा है, वो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तो अब मैं क्या करूं, अब ये जो पैसा है ये दे ही नहीं रहा है। तो अगर ये मुझे पैसा नहीं चुकाए, डेटर से क्या अपने को पैसा लेना है, लेकिन अगर डेटर आपको पैसे नहीं चुकाए, आपने पूरा कोशिश किया लेकिन वो पैसे नहीं चुका रहा है, तो पैसे नहीं चुकाने का कारण हो सकता है कि वो डेटर आपका बन गया है इंसॉल्वेंट। ध्यान से सुना बेटा, एक नया वर्ड और समझ रहे हैं हम लोग, इंसॉल्वेंट, और इसी के साथ में हम ये वर्ड भी समझेंगे, सोलवेंट, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट, सोलवेंट एकदम सिंपल सा मीनिंग है, जब कोई आदमी अपने लाइबिलिटीज को टाइमली पे कर नहीं पाए तो उस आदमी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। जब कोई आदमी अपनी लाइबिलिटीज को, अपनी उधारी को, अपने लोन को टाइमली चुका नहीं पाए तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। या इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूं कि ये मान लो ये जो है ये इसकी एसेट्स हैं और इसकी लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा हैवी हो गई है, ये है इसकी लाइबिलिटीज। तो अब बताना क्या क्या सिचुएशन हो गई,
सर ये तो चुका ही नहीं पाएगा, इसकी एसेट्स तो बहुत कम है, एकदम हल्की हो गई है, लेकिन लाइबिलिटीज इसकी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जब सिचुएशन हो जाए कि ये एसेट सारी बेच भी दो तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते, ये आपकी बहुत ज्यादा हो गई है, लाइबिलिटी 10 करोड़ की हो गई है, एसेट्स आपके पास 50 लाख के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आदमी होता है वो अपनी लाइबिलिटीज को चुका नहीं पाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम इज नोन एज इंसॉल्वेंट, और जो पे कर सकता है टाइमली उसको क्या बोलते हैं, सोल्वेंट बोलते हैं। तो जब मैंने इनको गुड्स बेचा था तो ये सब लोग क्या थे, सोल्वेंट थे। ठीक है, उस टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे पता नहीं थी, मुझे पता होती तो मैं सेल ही नहीं करता, लेकिन उस टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम बेटा थी नहीं। लेकिन जब 3 महीने का क्रेडिट पीरियड खत्म हुआ और मुझे जब कलेक्शन करना था, उस टाइम तक ये मिस्टर बी क्या हो चुका था, इंसॉल्वेंट हो चुका था। बीच में हो सकता है इसका 3 महीने के अंदर बिजनेस में कोई ऐसे लॉस हुए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण से इसका इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब ये क्या पैसे मुझे मिल पाएंगे? सर आपने कितने रुपए की उधारी दी थी? बेटा मैंने इसको क्रेडिट पे सेल किया था ₹10,000। तो अब बताना ये बेटा, ये 10,000 रुपीज क्या मुझे रिसीव होंगे? क्या ये 10,000 रुपए रिसीव हो जाएंगे? नहीं सर नहीं, क्योंकि इसकी लाइबिलिटीज तो बहुत ज्यादा है, एसेट्स है कम। तो यानी कि अगर इसमें से कुछ पैसे रिसीव होते भी हैं तो मान लो 2,000 रिसीव होंगे या 3,000 रिसीव होंगे, पूरे के पूरे 10,000 मुझे रिसीव नहीं होने हैं। क्या होना है? पूरे के पूरे 10,000 रिसीव नहीं होने। ऐसी भी कई बार बिजनेस में सिचुएशन आ जाती है, आप जिन लोगों को उधार पे माल बेचते हो वो सारे के सारे आपकी उधारी चुका नहीं पाते हैं। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो अगर आपका कस्टमर डेटर आपका इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे जो पैसा डूब गया, ये जो पैसा मेरा क्या हो गया, डूब गया। इस डूबे हुए पैसे को मैं ये क्या, मैं बड़ा उदास हूं बेटा। क्यों उदास हूं? क्योंकि मेरा पैसा डूब गया, मैं क्या हो गया, उदास हो गया। ये मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरा जो पैसा था वो जो है डूब गया है। मैंने 10,000 रुपए का इसको माल बेचा और ये मेरे को पैसे दे ही नहीं रहा है। तो बेटा जो पैसा डूब गया, उस डूबे हुए पैसे को हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स बोलते हैं उसको, और अकाउंट में उसका क्या नाम लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट। ऐसा पैसा, ऐसी उधारी जो डूब जाए, कस्टमर आपका दे नहीं पाएगा। जैसे बेटा बेटा आपको पता है, अभी जो है बैंक से लोन लिया और उसके बाद मैं भाग गया, कहीं फॉरेन भाग गया, तो वो जो पैसा है, हाँ हाँ सर ऐसा तो एक आदमी हमें याद आ रहा है, ऐसा बेटा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग बैंकों से लोन लेकर के भाग गए। तो बेटा ये जो लोन और लेकर के भाग गए हैं ये, हाँ सर विजय माल्या, हाँ बेटा विजय माल्या, नीरव मोदी और ऐसे बहुत सारे अनेकों लोग हैं। तो ये बेटा जो पैसे लेकर के भाग गए, इसी तरह ये जो है मेरा पैसा भागा या फिर दे नहीं पाता, इसकी कंडीशन नहीं है देने की, तो जो मेरा पैसा डूब जाता है उसको मैं अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज करता हूं, बैड डेट्स। तो इसको भी बेटा आप लोग नोट करें कि ये क्या वर्ड होगा, बैड डेट्स। जो पैसा कस्टमर से डूब जाता है उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट्स। क्योंकि ये हमारा क्या है, बैड डेट्स क्या है हमारे लिए, लॉस है, नुकसान हो गया, मुझे मेरा पैसा डूब गया। अब सर आप ले नहीं सकते इससे पैसे, सर कोई तरीका नहीं है। बेटा वो तरीके हैं, लॉ के अंदर है, लीगल तरीके हैं। अभी मैं तो आपको अकाउंट समझा रहा हूँ, पैसे कलेक्शन कैसे करवाना है वो अभी नहीं समझेंगे हम लोग, बाद में समझेंगे उसको। तो अभी आप देखो क्या क्या टर्म्स आई। एक तो यार ट्रेड डेटर, सबसे पहले जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं उनको क्या बोलेंगे, ट्रेड डेटर्स बोलेंगे। सर एसेट्स होती है, पैसे जिनसे लेने हैं वो डेटर्स है, करंट एसेट्स इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि विद इन 1 ईयर इनसे पैसा कलेक्शन करना है, विद इन 1 ईयर, इसलिए इनको करंट एसेट बोलते हैं। उसके बाद में सर 2 टर्म और आ गई, इंसॉल्वेंट, सोल्वेंट। यानी कि जो अपनी लाइबिलिटीज को टाइम पे चुका सके वो सोल्वेंट है, जो नहीं चुका सके वो इंसॉल्वेंट है। और जब इंसॉल्वेंट बन जाए अगर किसी का कस्टमर डेटर, तो जो पैसा डूब जाता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स, लॉस। अब मान लो सर 10,000 में से 2,000 तो आ गए,
लेकिन 8,000 डूब गए, तो मैं 8,000 2,000 तो कैश अकाउंट ले लूंगा, कैश में रिकॉर्ड कर लूंगा, और बाकी जो बचा 8,000 है उसको मैं क्या डूबत मान लूंगा और उसको किस अकाउंट में लिखूंगा, बैड डेट्स अकाउंट में लिखूंगा। तो बैड डेट्स क्या होता है, जो पैसा इरिकवरेबल हो जाए, जो पैसा डूब जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। तो बेटा ये देखो, यहाँ तक ये सारी सिचुएशन आपको क्लियर हुई, तब आगे चलते हैं। तो ये काफी सारी टर्म्स इसके अंदर मैंने आपको डिस्कस कर दी। अभी ये यही पड़ा है, अभी इसी में हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मैं आपको डेफिनेशंस नोट करवाता हूं। अब देखना, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो फिर ये सी को भी आपने उधार पे बेचा है, इसके भी पैसे डूब सकते हैं, इसके भी डूब सकते हैं, किसी के भी पैसे डूब सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, हाँ डूब सकते हैं बेटा, डूब जाते हैं। ऐसे हर किसी के पैसे नहीं डूबते हैं, थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है बिजनेस में। लेकिन एक तरीका है। हाँ सर, हाँ तरीका बताओ ना, क्या तरीका है कि इनके पैसे डूबे नहीं, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा प्रूफ हो कि हम हर किसी पे भरोसे पे ना रहे। तो मैं बेटा वही बता रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, अब जब बी के पैसे डूबे, तो मैं अब से क्या है कि जब कस्टमर को गुड्स बेचता हूं, तो एक तो होता है मेरा एकदम भरोसेमंद है, ठीक है, रोजाना माल खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी आता है, मुझे लगता है कि यहां से पैसे डूबने के चांसेस है, थोड़ा भी मेरे को 1% भी चांस लगता है, तो मैं बेटा पता है क्या करता हूं, मैं उससे एक बिल साइन करवा देता हूं। मैं एक बिल पे साइन करवा लेता हूं, जिसमें पूरा मैटर मैं लिखता हूं कि कब किस डेट को मैंने गुड्स बेचे, ठीक है, और कितने रुपए का है, और उसको मैं पूछ लेता हूं कि भाई आप पैसे कब दोगे। तो वो कहता है कि 2 महीने बाद दे दूंगा, डेट वगैरह होती है यहाँ पे। तो मैं 2 महीने का पीरियड डाल करके यहाँ उसके साइन करवा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा मैंने उसको एक क्या कर लिया, रिटर्न में प्रॉमिस ले लिया। मैंने कहा ठीक है, राइटिंग के अंदर मुझे लिख के दे दो कि ये 10,000 रुपए आप टाइमली चुका दोगे, 2 महीने बाद मैं उससे पैसे ले लूंगा। तो मैंने उससे क्या ले लिया, एक रिटर्न में प्रॉमिस ले लिया। और जो ये रिटर्न के अंदर हम लोग प्रॉमिस लेते हैं, उस रिटर्न में जो मेरे पास प्रॉमिस आई, उसको मैं बोलता हूं बिल रिसीवेबल। सर ये क्या आ गया, ये बेटा एक नई अकाउंटिंग टर्म है ये भी, तो इसी से उधार माल बेचने से रिलेटेड है, इसीलिए इसको अभी यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। तो क्या टर्म आ गई बेटा, बिल रिसीवेबल। जब मैं किसी को उधार माल बेचता हूं, तो मैं उसको बोलता हूं कि रिटर्न में मुझे लिख करके प्रॉमिस कर दो एक नोट पे, तो उस रिटर्न प्रॉमिस को ही क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। अब अगर मुझे ये पैसे नहीं देता है, तो मैं इसको ये इसका साइन किया हुआ नोट दिखाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा कि ये देखो तुमने प्रॉमिस किया था, अब पैसा देना पड़ेगा, और उसको देख करके वो मुझे पैसे दे देता है। सर उसको भी देखे पैसे ना दे, फिर भी ना दे, तो बेटा फिर मैं उसको कोर्ट में केस कर दूंगा। वो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताता मैं तुम्हारे को कि कैसे केस करेंगे, क्या करेंगे, बट ये एक प्रूफ है, उसका खुद का साइन किया हुआ है कि हाँ ये पैसे उसको देने, उधारी है, उसने एक्सेप्ट कर रखा है इसमें, तो हम कोर्ट में इसको एज ए प्रूफ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये समझ आया, जब मैं उधार माल बेचता हूं तो क्या हो गया, ट्रेड डेटर। जब मैं उसी आदमी से बिल ले लेता हूं, रिटर्न के अंदर पैसे देने की प्रॉमिस ले लेता हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है। और इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट क्लियर हुआ, और जब वो पैसा डूब जाए अगर, तो क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये सारी ये टर्म्स हैं जो हमने अभी समझी हैं, इनको अभी अच्छे से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इनको खाली माइंड के अंदर एकदम फिक्स करो कि हाँ क्या समझाया है सर ने, डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर सॉरी डेटर क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, सारी पॉइंट क्लियर हुए ना आपको, सारे पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इनको जो है अच्छे से नोट कर लेते हैं हम लोग, मैं आपको इनको प्रॉपरली नोट डाउन करवा देता हूं। ये आप नोट करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो ये नोट कर लो, और उसके बाद मैं आपको डेफिनेशंस अच्छे से नोट करवा देता हूं, ठीक है। चलिए डेफिनेशंस एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले डेटर्स हमने समझा था, डेटर्स क्या होते हैं, इज ए पर्सन टू वूम वी हैव सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे बेच दिया है,
या फिर इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, गुड्स व्हेन सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट दैट कस्टमर इज कॉल्ड ए डेटर। जब किसी कस्टमर को हम गुड्स क्रेडिट पे सेल कर देते हैं तो वही कस्टमर हमारा बन जाता है डेटर। क्लियर हुआ बेटा आपको? हाँ सर हाँ। चलिए इसको मैं ऐसे समझाता हूं बेटा। ये मान लो ये इतने कस्टमर को मैं गुड्स बेचता हूं, ये मेरे सारे क्या है कस्टमर्स हैं। इन सब कस्टमर्स को मैंने गुड्स बेचा है, लेकिन किसी को कैश पे बेचा है, किसी को क्रेडिट पे बेचा है। इनमें से क्या ये सारे मेरे डेटर बन जाएंगे? नहीं सर नहीं। ये मैंने इतने सारे कस्टमर्स को गुड्स सेल किया है, ये सब मेरे कस्टमर्स हैं, लेकिन जिनको मैंने ये इतने कस्टमर को क्रेडिट पे मैंने सेल किया है और जिन कस्टमर को मैंने क्रेडिट पे सेल किया है वो कस्टमर मेरे क्या बन जाएंगे? डेटर्स। यानी कि मैं यहां पे सीधा सीधा ये बोलूं पर्सन की जगह कि डेटर्स आर बेसिकली दोज कस्टमर्स टू whom वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसे सारे कस्टमर जिनको हमने उधार पे माल बेचा है वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। उसके बाद में यानी कि कस्टमर बड़ी टर्म है, जिसको भी माल बेचते हैं वो सारे कस्टमर हैं, बट डेटर वही होंगे जिनसे पैसे लेने हैं अपने को, यानी कि उधार पे बेचा है तो ही डेटर होगा। बिल रिसीवेबल, डेटर की जगह ही बिल रिसीवेबल आ जाता है जब हम डेटर से एक रिटर्न एश्योरेंस ले लेते हैं, एक प्रॉमिस ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। इट मींस a bill of exchange accepted by a debtor the amount of which will be received on a specified date। जिसका अमाउंट जो होगा वो एक स्पेसिफाइड डेट को रिसीव होगा, उसी को हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बाकी एक आपका अलग से एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम से, जिसके अंदर हम इसकी डिटेल में बातें करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही ठीक है कि एक रिटर्न प्रॉमिस है बस। अच्छा उसके बाद में जो एक काम की बात है वो बेटा मैं अभी 1 मिनट में आपको समझाता हूं। हाँ बेटा ये अगर इन दोनों वर्ड्स की हम बात करें, ये जो दोनों वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड को अगर कंबाइन कर दूं तो एक नाम है इनका जिसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अगर ये दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया जाए तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि जो हमने गुड्स और सर्विसेज रेंडर की है कस्टमर्स को क्रेडिट पे, उनसे जो पैसा रिकवर होना है, चाहे वो डेटर हो या बिल ले रखा हो, उन दोनों को कंबाइंडली एक टर्म बोली जाती है जिसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। पैसा मिलना है जिनसे मुझे गुड्स और सर्विसेज के बदले में, उसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद एक टर्म आई है बैड डेट्स। एकदम सिंपल सा है, ये जो पैसा रिसीवेबल है, ये जो पैसा मुझे जो रिसीव करना है लोगों से, अगर वो लोग मुझे पैसा ना दे या मैं रिकवर नहीं कर पाऊं, मान लो वो सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाए या वो कंट्री छोड़ करके भाग जाए, भगोड़ा हो जाए, तो इस केस में मेरा जो नुकसान होगा, मेरा जो पैसा डूबेगा, उसको मैं लिखूंगा बैड डेट्स अकाउंट। तो बैड डेट्स क्या होता है? व्हेन अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए डेटर बिकम इररिकवरेबल। क्या हो जाता है? इररिकवरेबल हो जाता है, जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो, इज नोन एज बैड डेट्स। इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि पैसा बेटा डूब गया है मेरा, इसलिए लॉस है। उसके बाद दो टर्म हमने देखी थी, इंसॉल्वेंट सोल्वेंट। दोनों मिलती जुलती टर्म है, ऑपोजिट है एक दूसरे की। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। एक ऐसा आदमी या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी तरह से अपने डेट्स चुकाने में कैपेबल नहीं है, पोजीशन के अंदर नहीं है, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। और ऐसा एंटरप्राइज जो इज इन ए पोजीशन, जो ऐसी पोजीशन में है अपनी लाइबिलिटीज डेट्स चुका सकता है, उधारियां चुका सकता है टाइम पे, उसको बोलेंगे सोल्वेंट। तो क्लियर हुआ बेटा? ये सारे पॉइंट्स आपको, ये थी डेफिनेशंस, इनको आप चाहो तो फटाफट से नोट करो। उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं कि आगे बस एक दो टर्म है इसी से रिलेटेड, अभी कंप्लीट कर लेंगे।
हाँ सर, हाँ चलो। ये बेटा, ये आगे की जो टर्म वो है, ये मान लो, ये मैंने कहा था ये है नवीन बुक स्टोर। ठीक है बेटा, ये नवीन बुक स्टोर। अब जब मैं उधार पे माल बेचता हूं लोगों को, तो मैं उधार पे माल खरीदता भी तो हूं। यानी ये मान लो एपीसी, आर्या पब्लिकेशन कंपनी, ठीक है, और बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, एबीडी, आर्या बुक डिपो, ठीक है, सुल्तान चंद। तो ये सब क्या है? ये सब पब्लिशर्स हैं, ये सब सेलर्स हैं अभी, जिनसे मैं गुड्स परचेज करता हूं। तो ये इन लोगों से मैंने क्या करना है? गुड्स परचेज करना है। तो मैं ये गुड्स खरीद रहा हूं इन लोगों से, ये सब मेरे सेलर हैं। तो जब मैं गुड्स खरीदता हूं, किस पे? क्रेडिट पे। When we buy goods on credit, when we purchase goods on credit, तो जब मैं इनसे परचेज करता हूं उधार पे, तो मुझे इनको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ सर, देना पड़ेगा। जैसे जब मैं कस्टमर को एबीसी को जब मैं सेल किया था अपने स्टूडेंट्स को क्रेडिट पे, तो मुझे इनसे पैसा लेना था। तो ये मेरे कस्टमर बन गए क्या? डेटर्स। और जब ये सप्लायर्स है, ये सारे क्या हैं? ये सब है सप्लायर्स। यानी मेरे लिए ये सेलर्स हैं, अभी ये मुझे सेल कर रहे हैं। तो मैं इनसे जब क्रेडिट में परचेज करता हूं, तो ये जो मेरे सप्लायर्स हैं वो बन जाएंगे क्रेडिटर्स। क्लियर हुआ? व्हेन वी बाइज एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, देन रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर चेंजेस इनटू द रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। बेटा वापस ध्यान से सुनना कि when we purchase and sell goods on credit, then relationship of buyer and seller changes into the relationship of debtor and customer। जब मैं उधार पे माल खरीदता बेचता हूं, तो ये मेरे कस्टमर, ये यानी कि ये मेरे बायर्स हैं, ये मेरे सेलर्स हैं। रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जो मेरे लिए बायर थे, मेरे कस्टमर थे, वो तो बन जाएंगे डेटर्स, और जिनसे मैं उधार पे खरीदता हूं वो क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। तो यानी कि क्रेडिटर्स के अंदर ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। डेटर्स का जस्ट ऑपोजिट, जिनसे मुझे पैसे लेने हैं वो तो मेरे लिए डेटर है, मेरी एसेट है, और जिनको मुझे पैसे चुकाने हैं वो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर्स है। यानी कि आपको जो सेल कर रहे हैं गुड्स उधार पे या सर्विसेज उधार पे सेल कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। यहां पे लिखा है टू whom we have sold goods on credit, और जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए क्रेडिटर है। और बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो अपने बायर एंड सेलर है वही क्या बन जाते हैं? डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप बन जाती है। जब हम गुड्स कैश में खरीदते हैं तो वो हमारे लिए बायर सेलर ही रहता है, लेकिन जब क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होता है तो बन जाते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बायर बन जाते हैं डेटर्स और सेलर बन जाते हैं क्रेडिटर्स। बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डेटर क्रेडिटर एकदम सिंपल है। यानी कि जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर है, और जिसको पैसे चुकाने हैं वो क्रेडिटर है। एक जनरल वर्ड यूज किया जाता है। अब मान लो मैं लाखों लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, वो लाखों लोगों से पैसा लेना है, लाखों लोगों को पैसा चुकाना है। तो क्या उनको एक एक कस्टमर का नाम याद रहता है क्या? या वो टोटल में क्या बोलते हैं? कंबाइंडली कुछ नाम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वही नाम क्या होता है? डेटर एंड क्रेडिटर। तो जिनसे पैसा लेना है मुझे, मेरी एसेट है, पैसा आएगा, डेटर, जिनको पैसा चुकाना है वो क्रेडिटर। चलिए, क्रेडिटर और ट्रेड पेबल की डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास ओवर। तो बेटा देखिए, क्रेडिटर कौन लोग होते हैं? क्रेडिटर्स, द टर्म क्रेडिटर represents those persons or firms from whom goods have been purchased or services procured। या तो हमने उनसे गुड्स खरीदे हैं या फिर हमने उनकी सर्विसेज ली है ऑन क्रेडिट बेसिस। इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रेडिट बेसिस, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड। तो क्लियर हुआ, क्रेडिटर्स कौन लोग हैं? वे लोग जिनसे हमने या तो गुड्स खरीदे हैं और या उनकी सर्विसेज ली है,
वो भी उधार पे और उनको पेमेंट करना अभी बाकी है, तो वो लोग हमारे लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होगी। और जैसा कि हमने अपने कस्टमर से बिल ले लेते हैं, कभी कभार रिटर्न में एश्योरेंस ले लेते हैं, उसी तरह बेटा कई बार हमें अपने सेलर को, अपने क्रेडिटर को रिटर्न में लिख करके देना पड़ता है कि हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो अगर हम उसको रिटर्न में प्रॉमिस करके बिल दे देते हैं तो उसको बोलते हैं बिल पेबल। बिल रिसीवेबल का रिवर्स है बिल पेबल। जब हम किसी को साइन करके देते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बिल पेबल। तो क्लियर हुआ बिल पेबल क्या है? इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए पर्सन, अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। जो स्पेसिफाइड डेट बिल पे लिखी हुई है, हमने एक्सेप्ट कर रखा है, उसको बिल पेबल बोलते हैं। और जब सामने वाला एक्सेप्ट करके हमें देता है तो उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। और जैसा कि हमने ये देखा था यहाँ पे, वो फंडा यहाँ भी रहेगा। ये अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इनका एक कंबाइंड नाम है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इन दोनों को ट्रेड पेबल, इन दोनों को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि जो हमने उधारी चुकानी है गुड्स और सर्विसेज के बदले में, उसको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ये हो गया ट्रेड पेबल। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो था, जो हमने समझा, ओवरऑल एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या समझा है। तो बेटा सबसे पहले हमने समझा कि जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं उनको हम डेटर बोलते हैं, जिनसे मुझे पैसा लेना होता है। उन्हीं से अगर मुझे भरोसा नहीं है तो रिटर्न में एक बिल ले लेता हूं, उसमें उस बिल को बिल रिसीवेबल बोलते हैं। और जब हम उधार पे माल खरीदते हैं तो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। और उधार पे माल खरीदने वाले को अगर रिटर्न में लिख करके बिल दे दें तो उसको बिल पेबल बोलते हैं। और साथ में ये भी हमने देखा कि अगर हमारा कोई पैसा डूब जाए, डूबत हो जाए, तो उसको हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं। और दो टर्म और देखी थी, सोलवेंट, इंसॉल्वेंट। अगर कोई आदमी अपनी लायबिलिटी चुका सकता है, टाइम पे पेमेंट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं सोलवेंट। और कोई अगर नहीं चुका सकता है तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। चलिए, ये जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी अकाउंट्स के अंदर, जो आपके रेगुलर यूज आने वाली टर्म्स है, ट्रांजेक्शंस में यूज आएगी। और आगे कहीं भी आप कुछ भी अकाउंट्स के अंदर समझते हो तो वहां बार बार क्वेश्चंस के अंदर ये टर्म्स आएगी। तो अभी हमने ये सारी टर्म्स क्लियर कर ली। चलिए, होप सो आपको सारी टर्म्स क्लियर हुई है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और काम करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।